गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपके जानते हैं कि ये जो हमारी क्लासेज है, ये क्लासेज एक्सक्लूसिव क्लासेज है फॉर बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स के लिए। ठीक है जी। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जी आपका फाइनल अकाउंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले फाइनल अकाउंट का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जर्नल एंट्री करते हैं, देन लेजर बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन सीखते हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या है? इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या हो गया जी? एंड प्रोडक्ट हो गया। तो फाइनल अकाउंट में हम अकाउंट बनाते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कहने का मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम क्या पता करते हैं जी? नेट प्रॉफिट पता करते हैं। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं जी? एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग कंसर्न की केस में फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जी आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करते हैं। तो देयर का ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट सेपरेटली द प्रॉफिट फ्रॉम सेल, ठीक, एंड परचेज ट्रांजैक्शंस ओनली। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हम दिखाते हैं वो एक्सपेंसेस दिखाते हैं जो माल के खरीदने के ऊपर लगते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टू ब्रिंग गुड्स इनटू सेलेबल कंडीशन, जैसे फ्रेट हो गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, जैसे कैरीज इनवर्ड हो गया, जैसे आपका ऑक्ट्रॉय हो गया, ठीक है जी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो माल के खरीदने के ऊपर लगते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो पार्ट होते हैं इनकम स्टेटमेंट में। पहला होता है जी ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बात करें ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी को प्लस कर देंगे, तो सीओजीएस माइनस सेल, एंड नेट सेल क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला रहता है? सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया जी? आपका सीओजीएस का फॉर्मूला हो गया। एंड नेट परचेज का क्या फॉर्मूला रहेगा? नेट परचेज का फॉर्मूला रहता है टोटल परचेज में से अगर हम परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेट परचेज। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ थ्योरी बताई आपको। अगर ट्रू एंड फॉल्स में कोई क्वेश्चन बनता है तो हम इससे टिक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जिस भी कंपनी का, जिस प्रोप्राइटर का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड अगर 31 मार्च है तो 31 मार्च लिखेंगे,
31 दिसंबर दे रखा है तो 31 दिसंबर लिखेंगे। उसके बाद ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड होती है और इधर आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। कॉलम होते हैं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो रिलेटेड होगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद हम लिखने वाले हैं जी परचेजेस, तो लिखेंगे टू परचेज। और अभी अभी मैंने आपको बताया परचेज में से जब परचेज रिटर्न माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है जी, आपका नेट परचेज दिखाना होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो माल के खरीदने के ऊपर लगते हैं, जैसे मान लो वेजेस पे किया हमने, और क्वेश्चन में अगर वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है तो उसको कहां दिखाना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है। जैसे हमने फ्रेट पे किया, जैसे हमने कैरीज इनवर्ड पे किया, कार्टेज इनवर्ड पे किया, इसके अलावा और भी जो एक्सपेंसेस होंगे जो माल के परचेज करने के ऊपर लगते हैं उनको कहां दिखाना है जी, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, उन सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसीडर करना है। उसके बाद दिखाएंगे बाय सेल्स, और सेल्स भी कौन सी दिखानी है, नेट सेल्स दिखानी है अपने को, माइनस करेंगे रिटर्न तो जो आया वो आपकी नेट सेल्स हो गई। उसके बाद लिखना है जी अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी गुड्स अगर लॉस बाय फायर हो गया, ठीक, जैसे दुकान में आग लग गई और कुछ गुड्स क्या हो गए, आग से खराब हो गए, तो कहने का मतलब दुकान पे जो गुड्स रखे हुए थे वो क्या हो गए, कम हो गए, तो उनको आप इधर परचेज में से माइनस कर सकते हैं, या फिर इधर माइनस ना करके आप इस साइड भी दिखा सकते हैं बाई अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। उसके बाद अगर सेल ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम हुई, इनका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट होगा जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट, उसको कंसिडर करेंगे, और जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर कर देंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, अगर ये आपकी साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसका मतलब आपका लॉस हो गया, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं बाय ग्रॉस लॉस एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्मेट था ट्रेडिंग अकाउंट का। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो थ्योरी देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता करने के लिए। उसके बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आया था, क्या बैलेंस आया था, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है जी। इसके बाद जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जिनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, उन सबको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद जो अदर्स इनकम है या जो प्रॉफिट्स है, उन सबको क्रेडिट करना है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट है, जैसे कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, इन सबको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, इस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर या पार्टनर, और नेट प्रॉफिट से क्या होता है जी, कैपिटल इंक्रीज होती है। और अगर नेट लॉस आता है तो कैपिटल में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कहने का मतलब नेट लॉस से कैपिटल क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। फॉर्मेट क्या होता है अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस एंड नॉट नेट लॉस इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। फॉर्मेट देखते हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहता है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या जो ग्रॉस लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो उसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और ग्रॉस लॉस आएगा तो इस साइड लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस बीडी। उसके बाद जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है उन सबको ट्रांसफर करना अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड। जैसे सैलरीज एंड वेजेस, जैसे रेंट हो गया, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, माल के खरीदने पे लगता है तो ट्रांसफर कहां करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैरीज आउटवर्ड, माल के बेचने पे लगता है तो कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। सेम इसी तरह से फ्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, पैकिंग चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से जो इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब सेल को छोड़कर जो भी अदर इनकम है, जैसे इंटरेस्ट अर्न हो गया, कमीशन अर्न हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, मिसलेनियस इनकम, कोई भी और इनकम। ठीक है जी। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट हो गया, और नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, एडेड टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, कहने का मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम क्या है जी, कम है, तो क्या आ जाएगा, नेट लॉस आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, इसको कैपिटल अकाउंट में से माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि बिजनेस की असेट कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शो द फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज द बैलेंस ऑफ असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द रियल अकाउंट। बैलेंस शीट में दो तरह के अकाउंट आते हैं जी, एक रियल अकाउंट आता है और एक आता है जी पर्सनल अकाउंट आता है। ठीक। अ डेबिट बैलेंस इन रियल अकाउंट, एक रियल अकाउंट में जब डेबिट बैलेंस होता है तो वो आपकी असेट होती है। एक रियल अकाउंट में जब डेबिट बैलेंस होता है तो आपकी असेट होती है, रियल अकाउंट में कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, एक रियल अकाउंट में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ए डेबिट बैलेंस इन रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ये क्या होंगे जी, बिजनेस की असेट साइड हो जाएगी। लाइकवाइज ए क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट का हो सकता है, ठीक है, रियल और पर्सनल की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा जी, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड साइड असेट आर अरेंज्ड, व्हाइल ऑन लेफ्ट हैंड साइड असेट को लेफ्ट हैंड साइड दिखाते हैं और लायबिलिटी को कहां दिखाते हैं, राइट हैंड साइड दिखाते हैं। उसके बाद मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, तो कहता है असेट और लायबिलिटीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, क्योंकि असेट और लायबिलिटी को अरेंज करने के दो ऑर्डर होते हैं, उसको बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। दो ऑर्डर होते हैं जी, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, एक होता है आपका परमानेंस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको लिक्विड असेट्स दिखानी है। तो लिक्विड से स्टार्ट करते हुए, जैसे कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है, उसके बाद आपका बैंक हो गया जी, उसके बाद बीआर हो गया। तो लिक्विड असेट से स्टार्ट करते हुए अपने को कहां जाना है, जो सबसे कम लिक्विड असेट है, जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है वहां से स्टार्ट करते हुए जो सबसे कम लिक्विड एसेट है वहां पे अपने को जाना है। इसी तरह से लायबिलिटी, सबसे ज्यादा लिक्विड लायबिलिटी क्या है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर्स है, यहां से स्टार्ट करते हुए अपने को कहां पे जाना है, कैपिटल, सबसे कम लिक्विड लायबिलिटी है। लिक्विड का मतलब जिसको सबसे पहले पेमेंट करनी है, और लिक्विड एसेट का मतलब जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और परमानेंस ऑर्डर क्या होगा, जो नेक्स्ट फॉर्मेट में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। परमानेंस में इसका रिवर्स कर देंगे, जैसे मान लो असेट साइड कहां से स्टार्ट हुई, गुडविल से स्टार्ट हुई,
और खत्म कहां पे हुई थी? बिल्कुल कैश इन हैंड पे खत्म हुई। बिल्कुल मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। लायबिलिटी साइड कैपिटल से स्टार्ट हुई और बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपका खत्म हुआ। ये आपका हो गया जी परमानेंस ऑर्डर। ठीक, उसके बाद में कैपिटल। अब कैपिटल में काफी चीजें प्लस करनी होती है, कुछ चीजें माइनस भी करनी होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग में कैपिटल कितनी थी। अगर कैपिटल का कभी शेड्यूल बनाना पड़ जाए वर्किंग नोट में तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, प्लस करेंगे उसमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ इस साल, प्लस करेंगे कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला, कितनी सैलरी मिली। सैलरी भी तो कैपिटल अकाउंट में प्लस होगी ना, प्रोप्राइटर की सैलरी हो चाहे पार्टनर की सैलरी हो, या फिर अगर एडिशनल कैपिटल लगाई वो भी क्या कर देंगे हम इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करके जो भी टोटल आएगा वो लिखेंगे, उसमें से अब माइनस करना है जो ड्राइंग्स है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या फिर इस साल अगर कोई लॉस हुआ उसको भी क्या कर देंगे जी माइनस कर देंगे। ठीक, तो जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी उस क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो उसमें से कुछ एडजस्टमेंट मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे अगर गुड्स को प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज किया, गुड्स का पर्सनल यूज के लिए लेकर गया, अपने घर पे गुड्स लेके गया, तो गुड्स हो सकता है जो इस साल माल खरीदा उसमें से लेकर गया, या पिछले साल का जो स्टॉक रखा हुआ था उसमें से लेकर गया। तो जब भी गुड्स या कैश विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू क्या करें, टू अगर इस साल के परचेज गुड्स में से लेके गया तो मैं लिखूंगा टू परचेज अकाउंट, और अगर ओपनिंग स्टॉक से लेके गया तो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी। अगर गुड्स को फ्री सैंपल से डिस्ट्रीब्यूट किया तो बात वही आएगी, टू में तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज ही चलेगा, लेकिन डेबिट किसको कर देंगे इस बार, गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर दो या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कर दो, एक ही बात है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या टू परचेज अकाउंट। अब मान लो अपनी दुकान से गुड्स उठाए और यूज कर लिया स्टेशनरी के रूप में। जैसे मान लो किसी की पेपर स्टेशनरी की शॉप है और दुकान में अगर स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या मार्केट से परचेज करने जाएगा? नहीं, वो अपनी ही दुकान से स्टेशनरी को स्टेशनरी में यूज कर लेगा। तो एंट्री करेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या टू परचेज अकाउंट। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो अभी भी बताया मैंने परचेज में सिर्फ माइनस कर सकते हैं या फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड भी दिखा सकते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी कर सकते हैं, या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जितना लॉस हुआ, ठीक, उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट पे तो डाल दिया। अब मान लो उस स्टॉक का हमने क्या करा रखा था जी, इंश्योरेंस करा रखा था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया होगा, क्लेम एक्सेप्ट किया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है। उसके बाद में मान लो 10,000 के गुड्स लॉस हुए तो मैंने एंट्री की लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या टू परचेज अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने मान लेते हैं 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, ठीक, तो लॉस कितना हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला जाएगा जी, 4,000 रुपए चला जाएगा। और जो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम एक्सेप्ट किया था वो इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कहने का मतलब जो एक्सपेंसेस है उसमें प्लस कर देंगे, जैसे अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में प्लस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां दिखा देंगे, ये दिखा देंगे जी अपना लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, इनकम में प्लस कर देंगे, जो भी इनकम आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस कर देंगे और इसको असेट साइड दिखा देंगे। ठीक है जी, ये अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम को कहां दिखा देंगे, असेट साइड में दिखा देंगे, और इनकम में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे।
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और असेट में से इसको माइनस करके दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे जी। जो एडजस्टमेंट के आइटम है, अगर वही आइटम आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन होते तो हम क्या करते हैं? तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दे रखे होते हैं उन सबका सिंगल इफेक्ट आएगा। सिंगल इफेक्ट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर क्लोजिंग स्टॉक तो असेट होता है। कहने का मतलब कहां आएगा? असेट साइड में आएगा। सिंगल इफेक्ट बताना है, अपने को एडजस्टमेंट नहीं बताना। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर करंट असेट होता है। कहने का मतलब कहां आएगा? असेट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम क्या होती है? ये भी असेट होती है। वन टाइम में क्या आंसर निकल रहा है अपना? असेट, तो इसका मतलब असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है सर, तो लायबिलिटी साइड आएगा। इनकम अगर एडवांस में रिसीव की तो सर लायबिलिटी होती है, तो भी लायबिलिटी साइड आएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बैड डेट्स भी क्या होता है? लॉस होता है, तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगा। ठीक है जी, ये कुछ एडजस्टमेंट करा रहा था, कुछ फाइनल अकाउंट की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर रहा था। अभी मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो बैड डेट्स का जो एडजस्टमेंट होता है वो कैसे करते हैं? तो बैड डेट्स का जो एडजस्टमेंट होता है उसको करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि बैलेंस शीट में कैसे करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डेटर्स, जितने भी डेटर्स आपको जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसमें से माइनस करेंगे जो भी बैड डेट्स इस साल राइट ऑफ हो चुके हैं। ठीक है जी, कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या बच गए? डेटर्स बच गए। बैड डेट्स जो हो चुके हैं ऑलरेडी वो माइनस कर दिया। उसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन जो बैड डेट्स होने के बाद जो डेटर्स बचे, ठीक, उनके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है। उसके ऊपर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाने के बाद में जो डेटर्स बनेंगे उनके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करना है। तो जो नेट डेटर बचेंगे उनको हमें कहां दिखाना है? उनको बैलेंस शीट में दिखाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले लिखते हैं टू बैड डेट्स। कौन से बैड डेट्स? जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? जो ये फर्दर बैड डेट्स हुए, तो ऐड करेंगे इसमें फर्दर बैड डेट्स। ठीक है जी। फिर इसमें ऐड करेंगे जो इस साल का जो प्रोविजन है, जो न्यू प्रोविजन है। न्यू प्रोविजन कौन सा? जो ये वाला न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, और जो नेट अमाउंट आएगा उसको दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देंगे। उसके बाद ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन जो डेटर दे रखा है इसको अलग से दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में कई बार मैनेजर कमीशन दे रखा होता है बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी अदर इनकम उन सबको प्लस कर देंगे और जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं उनको माइनस कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे मैनेजर का कमीशन निकालना होता है। तो प्रॉफिट अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो मैनेजर कमीशन अगर बिफोर चार्जिंग है, तो बिफोर चार्जिंग अगर दे रखा है, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन उस पे अगर देना है,
तो ये जो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है ना, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 कर देंगे इसका। और यही अगर बिफोर ना हो के आफ्टर चार्जिंग होता तब क्या करते? अगर ये आफ्टर चार्जिंग होता तो लिखते प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, लेना वही अमाउंट है इनटू रेट अपॉन में क्या कर देते जी 100 प्लस से रेट कर देते इसमें। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी थी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। अब आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं जी, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर के जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे। तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में देखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर गुप्ता। आपको क्या करना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 को बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कैपिटल दे रखा है और ड्राइंग्स दे रखा है। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये कैपिटल है आपकी और ये ड्राइंग्स है। ठीक है जी। उसके बाद दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज दे रखा है एंड सेल्स का अमाउंट दे रखा है। आगे दे रखा है जी डेटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, डिस्काउंट दे रखा है, कमीशन है, रिटर्न है, रिटर्न परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब ये अगर परचेज है तो इसके रिवर्स में जो दे रखी है ना, ये परचेज रिटर्न होगी। ये आपका क्या है जी, सेल्स है, तो इसके रिवर्स में जो दे रखा है वो क्या हो गई जी, आपकी सेल्स रिटर्न हो गई। उसके बाद सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, लोन का अमाउंट दे रखा है, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो हमने ड्यूटी पे की थी वो क्या आ गई जी, वापस आ गई। तो इसको दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्नीचर, ब्रांड नेम्स एंड डिजाइन, एडवर्टाइजमेंट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फ्रेट इनवर्ड। ठीक है जी। और ये इसका आपको टोटल दे रखा है। उसके बाद में एडजस्टमेंट दे रखा है, पहला एडजस्टमेंट दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक है 3,40,000। आगे दे रखा है सेल्स इंक्लूड सेल्स टैक्स ₹1,00,000। फिर दे रखा है जी डेप्रीशिएशन कितने लगाना है, फर्नीचर पे 10% और अमोर्टाइज ब्रांड नेम एंड डिजाइन कितना 20%। एडवर्टाइजमेंट को 5 सालों में राइट ऑफ करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 20,000 एंड सैलरी एडवांस में पे कर रखिए कितना 20,000 रुपीस। करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगा जी एडजस्टमेंट से स्टार्ट करूंगा। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आ गया जी ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा। कहां कहां आएगा, एक तो आपका आएगा जी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग में लिखा मैंने बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आप अपने साथ साथ नोट्स में देखते रहो। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,40,000। ये मैंने बना रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर गुप्ता। ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने एक तो दिखाया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,40,000 और दूसरा कहां दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, दूसरा ले जाएंगे जी बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। तो ये आ गया मैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आपकी असेट होता है, तो मैंने यहां पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गया जी आपका 3,40,000। ठीक।
उसके बाद में क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखे सेल्स इंक्लूड सेल्स टैक्स ₹1,00,000। सेल्स में सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ है, कितना? ₹1,00,000। तो सेल्स को हमें कहां दिखाना होता है? तो मैं आ गया जी वापस, एक बार आपको एडजस्टमेंट ऊपर दिखा दूं। क्वेश्चन में देखा सेल्स इंक्लूड सेल्स टैक्स ₹1,00,000 और आपको सेल्स जो दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है जी ₹16,20,000 की सेल दे रखी है। ठीक, तो मैं आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। सेल्स दे रखा है 16,20,000 और कहता है इसमें सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ है, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स तो क्या होती है? लायबिलिटी होती है, इनकम नहीं होती है। तो इसमें से मैंने माइनस किया ₹1,00,000 और इसका अमाउंट लिख दिया 15,20,000। ठीक है जी। और सेल्स टैक्स क्या होता है? आपका लायबिलिटी होती है। तो मैं चला गया जी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और यहां पे लिखा मैंने सेल्स टैक्स कलेक्टेड। ये लिखा जी मैंने सेल्स टैक्स कलेक्टेड। ये कितना अमाउंट दे रखा है? ये दे रखा है जी आपको ₹1,00,000 दे रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है जी डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10% और ब्रांड नेम एंड डिजाइन पे 20%। ठीक है, तो फर्नीचर जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को वो दे रखा है जी ₹7,00,000 का फर्नीचर दे रखा है, और ब्रांड नेम एंड डिजाइन दे रखा है ₹1,20,000 दे रखा है। तो चलो जी बैलेंस शीट पे चलते हैं, इन पे क्या करना है? पहले डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहां पे मैंने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है ₹7,00,000 और फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो मैंने लिखा माइनस किया इसमें से डेप्रिसिएशन 10%, कितना? ₹70,000। तो माइनस करके इसको मैंने बाहर लिख दिया, ये आ गया जी मेरा 6,30,000। ठीक है, उसके बाद अमोर्टाइज करना है ब्रांड नेम एंड डिजाइन्स को। तो इसको मैंने लिखा है ब्रांड नेम एंड डिजाइन्स। इसका अमाउंट जो दे रखा है मुझे दे रखा है जी 1,20,000 और इसका अमोर्टाइजेशन करना है, माइनस किया मैंने अमोर्टाइज करना है इसको 20% से। तो 1,20,000 का 20% बना ₹24,000। तो माइनस करके मैंने बाहर दिखा दिया कितना जी ₹96,000 दिखा दिया। अगला एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, पहले इसकी डबल एंट्री कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये दोनों जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ये मैंने बना रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट मैंने माना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने लिखा जी टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था 10%, कितना? 70,000। और फिर लिखा मैंने टू अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड नेम एंड डिजाइन। यह लिखा जी मैंने 24,000 का अमाउंट लिख दिया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे दे रखा है एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस है उसको 5 सालों में राइट ऑफ करना है। कहने का मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया। तो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस दे रखा है वो दे रखा है जी आपको क्वेश्चन में ₹2,00,000 दे रखा है। ठीक है जी, तो मैं आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा टू एडवर्टाइजमेंट, ये ₹2,00,000 का अमाउंट दे रखा है और कहता है इसको 5 सालों में राइट ऑफ करना है।
इसका मतलब हमने कितना एडवांस में पे कर दिया, 1,60,000 रुपए हमने क्या कर दिया जी, एडवांस में पे कर दिया। तो इस साल का कितना खर्चा, 40,000 रुपए। और जो 1,60,000 हमने एडवांस में पे कर दिया, और प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो असेट होती है, तो मैंने यहां पे लिखा जी प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, ये कितना कितना करेंगे यहाँ पे, 1,60,000 का हमने एडवांस में पे कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आगे देखते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग है 24,000 एंड सैलरी पेड इन एडवांस है 20,000। तो ऊपर से पहले सैलरी का अमाउंट देख लेता हूं मैं। तो सैलरी का जो टोटल अमाउंट दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 2,40,000, उसमें 24,000 आउटस्टैंडिंग और 20,000 एडवांस है। तो आ जाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया मैं, और मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरीज, यहाँ पे मैंने दिखाया टू सैलरीज। सैलरीज का जो अमाउंट दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, वो दे रखा है 2,40,000, प्लस करूंगा इसमें आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है जी 24,000, और माइनस करूंगा इसमें से प्रीपेड, और प्रीपेड का अमाउंट है 20,000। 24,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट था, और 20,000 आपका एडवांस पे कर दिया था। तो बाहर लिखा जी मैंने 2,44,000। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है वो आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसका अमाउंट है जी 24,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड लिखा प्रीपेड सैलरी, इसका अमाउंट है जी 20,000 रुपीज, ठीक। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अब मैं ट्रायल बैलेंस में पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन आप साथ साथ देखते रहिए। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दे रखा है कैपिटल एंड ड्राइंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी कैपिटल। कैपिटल का जो अमाउंट दे रखा है आपको क्वेश्चन में, वो दे रखा है 8 लाख रुपीस, और कैपिटल में से क्या करेंगे, ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स का अमाउंट, और वो अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपीस। तो मैंने माइनस किया इसमें से ड्राइंग्स का अमाउंट माइनस किया, वो है जी आपका 1 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है जी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो मैं आ गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट पे आ गया, और यहां पे सबसे पहली लाइन में लिखा मैंने टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 1,50,000 रुपीस, ठीक। उसके बाद आगे दे रखा आपको परचेज, तो मैंने लिखा टू परचेज। परचेज आपको दे रखा है जी 8,40,000, अंदर के साइड लिखूंगा क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में रिटर्न भी है। और सेल्स का जो अमाउंट दे रखा है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। उसके बाद दे रखा है डेटर्स दे रखा है, एंड क्रेडिटर्स भी दे रखा है, और डेटर्स एंड क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी डेटर्स का अमाउंट लिख दिया। डेटर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है जी 2,40,000 रुपीस के, एंड जो क्रेडिटर्स का अमाउंट अपने को गिवन है वो है आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट 1 लाख, कितना है 1,50,000 रुपीस का अमाउंट गिवन है, ठीक। उसके बाद दे रखा है अपने को डिस्काउंट दे रखा है, कमीशन दे रखा है। तो डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट साइड में भी दे रखा है और क्रेडिट साइड में भी दे रखा है। तो डिस्काउंट डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड हो गया, डेबिट में लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की, और क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में लिख देंगे, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी टू डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया क्योंकि डेबिट साइड में दे रखा है, और इसका जो अमाउंट है वो है 32,000।
और क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है जी? ये रिसीव्ड वाला डिस्काउंट है। क्रेडिट साइड में गिवन है कितना? 56,000 रुपीस। ठीक है। उसके बाद आगे अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है, तो मैंने लिखा टू कमीशन। कमीशन जो डेबिट में दे रखा है वो डेबिट साइड में लिखूंगा, और कमीशन का जो अमाउंट दे रखा है जी अपने को वो दे रखा है 24,000 डेबिट में, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देंगे, लिखेंगे बाई कमीशन। जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है कितना दे रखा है? वो दे रखा है जी आपको 28,000। ठीक। उसके बाद कमीशन के बाद अपने को दे रखा है यहाँ पे रिटर्न दे रखा है। कमीशन के बाद अपने क्या दे रखा है जी? रिटर्न दे रखा है। अब रिटर्न कौन कौन सी रिटर्न है? रिटर्न परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी है। तो रिटर्न का अमाउंट जो दे रखा है उसमें 32 सेल्स के अगेंस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया वो सेल्स रिटर्न है ना। सेल क्रेडिट में दे रखा है तो रिटर्न सेल्स रिटर्न कहां आएगी? डेबिट में आएगी, तो मैंने माइनस किया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 32,000, माइनस करके मैं इसको डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूं, तो ये आ गया जी 14,88,000। इसी तरह से परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का जो अमाउंट है वो दे रखा है जी 40,000 रुपीज दे रखा है। परचेज के रिवर्स में परचेज रिटर्न दे रखा है कितना? 40,000 रुपीज। तो इसका अमाउंट भी मैंने बाहर लिख दिया, कितना आ गया जी? ये आ गया 8 लाख रुपए आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं सैलरीज। सैलरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग हमने प्लस किया और प्रीपेड हमने माइनस किया। सैलरीज के बाद देखा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं। इसका अमाउंट है 80,000 रुपीज। तो मैं आया इस पे, मैंने लिखा टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। इसका कितना अमाउंट दे रखा है? इसका अमाउंट अपने को दे रखा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का अमाउंट दे रखा है जी 80,000 रुपीज। उसके बाद अगला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन। तो मैंने लिखा टू पोस्टेज, टेलीग्राम एंड पोस्टेज एक्सेट्रा करके लिख रहा हूं इसको। इसका अमाउंट दे रखा अपने को 50,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद दे रखा लोन का अमाउंट दे रखा अपने को, कि लोन लिया कितने का? 6 लाख रुपीज का। लोन सबको पता है, आप सबको, कि लोन क्या होती है जी? लायबिलिटी होती है। तो लोन को मैंने लिखा जी यहाँ पे लायबिलिटी में लिख दिया लोन। लोन का अमाउंट है 6 लाख रुपीज। उसके बाद लोन के बाद दे रखा है ड्यूटी ड्रॉबैक 20,000 रुपीज। तो जो ड्यूटी हमने पे की थी एट द टाइम ऑफ परचेज, उसका कुछ पार्ट हमें वापस मिला। तो इसको मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, लिखूंगा बाई ड्यूटी ड्रॉबैक। कितना अमाउंट है जी? ये अमाउंट है 20,000 रुपीज का अमाउंट है। उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक के बाद हम लिखने वाले हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। कितना दे रखा है? 40,000 रुपीज। तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया वो आपके लिए हो गया जी एक्सपेंसेस हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट है? ये है 40,000 का अमाउंट है। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आगे फर्नीचर हम कर चुके हैं, ब्रांड नेम एंड डिजाइन इसको भी कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट भी कर चुके हैं। उसके बाद दे रखा है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो ये दोनों ही क्या होती है? आपकी असेट होती है। तो कैश एट बैंक दे रखा है 3 लाख एंड कैश इन हैंड दे रखा है 1,26,000। तो यहां पे मैंने लिखा जी कैश एट बैंक लिख दिया। कैश एट बैंक का जो अमाउंट है दैट इज 3 लाख एंड कैश इन हैंड का जो अमाउंट दे रखा अपने को वो दे रखा है जी 1,26,000। ठीक है जी।
उसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा है फ्रेट इनवर्ड दे रखा है 40,000 रुपीज। और फ्रेट इनवर्ड किस पे लगता है? माल के खरीदने पे लगता है, क्योंकि वर्ड लगा है इनवर्ड। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू फ्रेट इनवर्ड, अमाउंट है जी 40,000 रुपीज। ठीक है, सारे पॉइंट एडजस्टमेंट कर चुके हैं, सारे पॉइंट ट्रायल बैलेंस से भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका प्लस माइनस करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूं पहले मैं। तो टोटल कर रहा हूं जी 14,88,000 प्लस किया इसमें 3,40,000 का अमाउंट। तो ये आ गया जी इधर का क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 18,28,000 आ गया। इसमें से मैं माइनस करूंगा डेबिट साइड, तो ये जो भी अमाउंट आया इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 1,50,000 फॉर ओपनिंग स्टॉक, 8 लाख की परचेज हो गई एंड 40,000 का आपका फ्रेट इनवर्ड हो गया। तो माइनस करके आपका जो प्रॉफिट आया उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे लिखा मैंने टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। कितना आया जी? ये प्रॉफिट आया 8,38,000। ठीक है, वो टोटल इक्वल कर दूंगा 18,28,000। ठीक है जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8,38,000 और इसको मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये। तो यहां पे मैंने लिखा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ये प्रॉफिट हो गया जी 8,38,000। ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। 838 जो प्रॉफिट आया उसमें मैं प्लस करूंगा 8,38,000 के आगे आपका प्रॉफिट आ गया। इसमें मैं प्लस करूंगा 56,000, प्लस करेंगे इसमें 28,000 एंड प्लस करेंगे इसमें 20,000। तो टोटल आया जी ये 9,42,000। तो इसका टोटल मैंने यहां पे कर दिया 9,42,000, इसका मैंने टोटल कर दिया। और इसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको मैं माइनस करूंगा। तो माइनस किया इसमें से मैंने 70,000, माइनस किया 24,000, माइनस किया जी 40,000, माइनस किया 2,44,000, 32,000, 24,000, 80,000। उसके बाद 80 के बाद हमने माइनस किया जी 50,000 एंड माइनस किया इसमें से 40,000। तो माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, जिसको हमें कैपिटल में प्लस करना है, तो ये जो नेट प्रॉफिट आया ये अमाउंट आया जी आपका 3,38,000। आप भी ट्राई करके देखना। तो इसका टोटल मैंने दिखा दिया 9,42,000। ये जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, तो मैंने आपके सामने किया अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट देख सकते हैं आप। इसका आउटपुट आया जी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस का आउटपुट आया आपका 3,38,000 नेट प्रॉफिट आया। इस नेट प्रॉफिट को मैं कैपिटल में प्लस करूंगा। तो यहां पे कैपिटल में मैंने प्लस किया, प्लस लिखा जी नेट प्रॉफिट, और इसका अमाउंट आपका 3,38,000। तो टोटल करके बाहर लिख देते हैं 1038। ठीक है, और इसका भी टोटल कर लेते हैं। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं 10,38,000 प्लस के इसमें से 6 लाख, प्लस किया जी इसमें 1 लाख, प्लस किया 24,000 एंड प्लस किया 1,50,000। तो इसका टोटल आया 19,12,000। इसका लायबिलिटी साइड का टोटल अब तक किया है मैंने, इसका टोटल आया जी 19,12,000। और हमारा असेट साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो 6,30,000 ये मैंने प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया सॉरी 96,000, प्लस किया 3,40,000, प्लस करेंगे 2,40,000, प्लस करेंगे 1,60,000, प्लस करेंगे जी इसमें 20,000, प्लस 3 लाख,
एंड प्लस करेंगे 1,26,000। तो टोटल लाइबिलिटीज असेट साइड का टोटल भी आया जी आपका 19,12,000। ठीक, तो एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट किया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका टोटल भी किया, प्रॉफिट निकाल दिया। प्रॉफिट आया जी, ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया आपका, कितना आया, 838 आ गया। और प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटपुट होता है दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो आउटपुट आया वो आया जी आपका नेट प्रॉफिट आया, और इस प्रॉफिट को मैंने प्लस कर दिया आपका कहां पे, कैपिटल में प्लस कर दिया। और फाइनली मैंने क्या किया जी, इसका बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दे रखा है on 31st March 2008 the following trial balance was prepared from the book of Mr. M। क्या क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दे रखा है जी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स गिवन है, बीआर गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, परचेज दे रखा है, लेकिन परचेज आपको एडजस्टेड दे रखा है। एडजस्टेड मींस होता है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो रखा है। कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ना तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिखाना और ना ही हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना। कैपिटल दे रखा है, फ्री ऑल प्रीमाइसेस दे रखा है, सैलरीज, वेजेस, पोस्टेज, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेट्स प्रोविजन, ऑफिस चार्जेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बिल्स पेबल गिवन है, जनरल रिजर्व आ जाएगा जी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको। उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। एडजस्टमेंट दे रखे हैं, एम जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसकी सैलरी है 12,000 रुपए पर एनम। ठीक है जी, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। और प्रोप्राइटर की सैलरी है, मींस कैपिटल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे देना है, ओपनिंग कैपिटल पे देना है। आगे दे रखा है बैड डेट्स प्रोविजन मेंटेन करना है 2.5% ऑन डेटर्स। आगे दे रखा है 10% जो प्रॉफिट है उसका 10%, प्रॉफिट का 10% अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज डिस्कवर्ड इन अप्रैल 2007, और हमें अकाउंटिंग करनी है जी कब की, 31 मार्च 2008। मतलब साल के स्टार्टिंग में क्या कहता है, दैट देयर वाज स्टॉक ऑन 31 मार्च 2007। 31 मार्च का 2007 का जो स्टॉक था, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था, उसको क्या किया, गलती से ओवरकास्ट कर दिया। ठीक है जी, ओवरकास्ट कर दिया उसको, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया था। प्रॉफिट बढ़ गया तो मतलब कैपिटल भी क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। However, no entry was passed in April 2007। उसकी कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं की गई, उसकी अब हम करेंगे। आगे देर का डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीन पे 10% और प्रीमाइसेस पे कितना लगाना है जी, 2% पर एनम लगाना है। अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, और जो परचेज क्लासेस देख रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी ये बुक होगी ही होगी। चलिए जी, तो मैंने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जैसा कि मेरी आदत है मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि एम को 12,000 रुपए पर एनम सैलरी देनी है। ठीक है जी, तो यहां तक का पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट कवर करेगा। यहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया, मैंने लिखा जी 2 एम सैलरी। एम कौन है, एम बिजनेस का प्रोप्राइटर है। कितनी सैलरी है जी, ये सैलरी हो गई 12,000 रुपए। ठीक है जी,
प्रोप्राइटर की सैलरी से कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट पे और बैलेंस शीट में कैपिटल में सैलरी को प्लस कर दूंगा। तो यहां पे मैंने लिखा कैपिटल। कैपिटल जब भी लिखना होगा लिख लेंगे, उसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे इसमें जो एम की सैलरी है। ठीक है जी, एम की सैलरी कितना दे रखा है, 12,000 रुपीज दे रखा है। चलिए जी, ये पहला एडजस्टमेंट किया। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। लेकिन उससे पहले जो ई पॉइंट है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, उसके बाद में अपने क्या करना है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो पहले ई पॉइंट कर लेते हैं। ई में दे रखा है इट वाज डिस्कवर्ड इन अप्रैल 2007 दैट द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2007, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया। ठीक है जी, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया। तो अब उसका एडजस्टमेंट करूंगा, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आया। ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आया तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी क्या आया जी, ज्यादा आया। और नेट प्रॉफिट ज्यादा आया तो इसका मतलब कैपिटल भी क्या हो गई, ज्यादा आ गई। तो इस साल मुझे क्या करना है, कैपिटल को कम करना है। तो मैंने लेस किया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा, 2007 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, कितना, 1000 रुपीज। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब दूसरा एडजस्टमेंट कहां पे होगा इसका, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल का क्या हो जाएगा जी, ओपनिंग स्टॉक। और यहां पे अपने को परचेज क्या दे रखी है, एडजस्टेड दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस साल की जो एडजस्टेड परचेज थी उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ रखा है हमने। सीधी सी बात है भाई, उस पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक, और एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस इस साल का क्लोजिंग स्टॉक। हम बात करें पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा आया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो एडजस्टेड परचेज आपकी ज्यादा आ गई गलती से, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। तो मैंने लिखा जी यहाँ पे एडजस्टेड परचेज। और एडजस्टेड परचेज का जो क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखा आपको वो दे रखा है यहाँ पे एडजस्टेड परचेज का 1,90,000, 1,90,000 रुपए का अमाउंट दे रखा है। इसमें मैंने माइनस किया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 1000। ठीक है जी, उसके बाद अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब आ जाता हूं बी एडजस्टमेंट पे। बी कहता है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%। तो कैपिटल कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कैपिटल दे रखी है जी आपको 70,000। ठीक है, कैपिटल आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, कैपिटल आपको 70,000 रुपए दे रखी है, जिसमें 1,000 का रेक्टिफिकेशन था। तो इसका मतलब कैपिटल ओपनिंग 70,000 रुपए थी, उसमें 1,000 मैंने माइनस किया तो कैपिटल आ गई जी 69,000। उस पे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना जी, 6900। कैसे, 70,000 की कैपिटल थी, 1,000 का रेक्टिफिकेशन किया, इसका मतलब कैपिटल कितना, 69,000, उसका 10% 6,900 रुपीज मैंने कैपिटल में इंटरेस्ट प्लस कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए क्या है जी, ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखा दिया। ठीक है जी, अगला एडजस्टमेंट करते हैं। अगला एडजस्टमेंट दे रखा आपको, बैड डेट्स पे 2.5% का प्रोविजन मेंटेन करना है। ठीक है जी, तो बैड डेट्स पे प्रोविजन जब मेंटेन करना है तो अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को जी डेटर्स चाहिए। डेटर्स का अमाउंट कितना है वो देखेंगे।
तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स, और बैलेंस शीट से मैंने डेटर्स का अमाउंट उठाया। बैलेंस शीट में डेटर दे रखे हैं जी मुझे 30,600 रुपीज के, और माइनस किया इसमें से मैंने न्यू प्रोविजन। डेटर्स पे क्या करना है जी, प्रोविजन मेंटेन करना, और ये कौन सा प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन है। कितना परसेंट, 2.5% मेंटेन करना है। तो 30,000 का मैंने 2.5% मेंटेन किया, 30,600 जी, इसका मैंने किया 2.5, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा 765 आ गया, ये मैंने न्यू प्रोविजन मेंटेन किया। तो बाहर लिख दूंगा बचा हुआ अमाउंट, ये आ गया मेरा बाहर 29, ठीक है जी। इसमें से माइनस कर लेता हूं, 30,600 माइनस किया 765, तो ये आ गया जी 29,835। और ये जो न्यू प्रोविजन मेंटेन किया इसका प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रीटमेंट होगा, तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक, तो देख लेते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में क्या क्या अमाउंट दे रखा है इसके रिगार्डिंग। तो मैंने जब क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन में मुझे जी बैड डेट्स दे रखा है 950 का, प्रोविजन दे रखा है 350 का, बस ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो मैं आया प्रॉफिट एंड लॉस पे, मैंने यहां पे लिखा 2 बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट दे रखा है मुझे 950, प्लस किया इसमें मैंने न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन जो मैंने मेंटेन किया अभी अभी क्वेश्चन में 2.5%, वो बना मेरा 765। इसका टोटल किया, माइनस किया इसमें से मैंने ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है जी 350 दे रखा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं बुक से। ओल्ड प्रोविजन दे रखा है आपको 350, टोटल करके बाहर लिखेंगे 950 में प्लस किया 765, ठीक है जी, माइनस किया इसमें से 350, तो ये अमाउंट आया मेरा 1365 का अमाउंट आ गया। ठीक, उसके बाद में कर लिया इस एडजस्टमेंट को। उसके बाद कहता है प्रॉफिट का 10% आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो भैया अभी प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आगे दे रखा है डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीन पे 10% और प्रीमाइसेस पे 2% लगाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी जब हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है जी 75,000, और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है जी आपको फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5 लाख रुपीस दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, जब हम प्लांट एंड मशीनरी देख पा रहे हैं तो ये दे रखा है 75,000 और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दे रखा है जी आपको 50,000 का दे रखा है। ठीक, इसको करते हैं, तो आ जाते हैं पहले बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में मैंने लिखा यहां पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिखा। प्लांट एंड मशीन का अमाउंट दे रखा है जी 75,000, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया 10%, कितना 7500, ठीक है जी। तो माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा वो बाहर दिखा देंगे। 75,000 का 10% 7,500 लगाया तो बैलेंस बचा जी 67,500। इसी तरह से मैंने लिखा यहां पे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है जी, ये मैंने लिखा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। इसका अमाउंट दे रखा है 50,000 और इस पे भी मैंने डेप्रिसिएशन लगाया कितना 2%, 2% डेप्रिसिएशन बनता है 1,000 रुपीज, और बाहर लिख दिया मैंने इसमें कितना अमाउंट जी 49,000 रुपीज। और ये जो डेप्रिसिएशन आपको पता है ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। चलो जी आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, और यहां पे मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रीमाइसेस। प्लांट एंड मशीन पे जी 7,500 और प्रीमाइसेस पे 1,000।
टोटल करके बाहर दिखा दिया कितना 8,500 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरे एडजस्टमेंट हो गए। अभी जनरल रिजर्व वाला एडजस्टमेंट करना है वो मैं भी करता हूं, क्योंकि प्रॉफिट निकलने के बाद में वो एडजस्टमेंट होगा। चलो जी ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहां से डेटर्स का अमाउंट हम लिख चुके हैं, अब हमें लिखना है क्रेडिटर का अमाउंट। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि जल्दी हो जाए, बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा अपने को। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा अपने को 10,000 दे रखा है। चलो जी बैलेंस शीट में क्रेडिटर का अमाउंट लिख देते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा अपने को 10,000 रुपीज दे रखा है। ठीक है जी, आगे करते हैं। आगे दे रखा है बीआर बिल रिसीवेबल, कितना दे रखा है 5,000 दे रखा है। तो डेटर का अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे बीआर लिख देते हैं। बीआर अपने को दे रखा है जी 5,000 रुपीज दे रखा है। उसके बाद प्लांट एंड मशीन हम कर चुके हैं, परचेज एडजस्टेड का अमाउंट लिख चुके हैं, कैपिटल का अमाउंट भी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का अमाउंट भी लिख चुके हैं। बात आती है सैलरीज। सैलरी दे रखी अपने को 21,000 और सैलरी हम लिखते हैं कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा जी सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट दे रखा है कितना 21,000 दे रखा है। आगे करते हैं। सैलरीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वेजेस, और वेजेस का अमाउंट दे रखा है 24,400 रुपीज। और वेजेस कौन सा एक्सपेंसेस है, वेजेस है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैंने यहां पे लिखा जी टू वेजेस। वेजेस का अमाउंट दे रखा है 24,400 रुपीज। चलिए जी आगे करते हैं। आगे दे रखा है पोस्टेज दे रखा है, उसके बाद कैरीज इनवर्ड दे रखा है। पोस्टेज का अमाउंट है 1750 और कैरीज का अमाउंट भी 1750 है। तो एक काम करते हैं, पहले कैरीज लिख देते हैं यहां पे, कैरीज इनवर्ड, इसका अमाउंट है जी 1750। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, और वहां पे हम लिखेंगे पोस्टेज का अमाउंट। तो यहां पे मैंने लिखा टू पोस्टेज। तो पोस्टेज का अमाउंट दे रखा है जी 1750। ठीक है, आगे करते हैं। पोस्टेज के बाद कैरीज आउटवर्ड लिख देते हैं। कैरीज आउटवर्ड का अमाउंट दे रखा है जी अपने को क्वेश्चन में 1,000 रुपीज दे रखा है। तो कैरीज आउटवर्ड कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। कितना दे रखा है कैरीज आउटवर्ड का अमाउंट, ये दे रखा है जी 1,000 रुपीज दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बैड डेट्स दे रखा है, बैड डेट्स प्रोविजन दे रखा है। ये दोनों पॉइंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जी ऑफिस चार्जेस, और ऑफिस चार्जेस हमारा कहां आएगा, ये आएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो मैंने लिखा टू ऑफिस चार्जेस। ऑफिस चार्जेस का जो अमाउंट है हमारा क्वेश्चन में दैट इज 1,500 रुपीज। ऑफिस चार्जेस के बाद दे रखा है जी कैश एट बैंक दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, और दोनों ही असेट होता है। तो मैं आया बैलेंस शीट पे और मैंने यहां पे लिखा कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। कैश एट बैंक का अमाउंट है ये आपका 5,300। कैश इन हैंड का अमाउंट है जी 800 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट अपने को दे रखा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट है 7,000 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिखा बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है जी बिल्स पेबल का, ये दे रखा है 7,000 रुपीज दे रखा है। आगे क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है कितना 20,000 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिखा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में अमाउंट दे रखा है 20,000। ठीक है जी, प्लस अभी जब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट से वो लिख देंगे। ठीक है, और नेट अमाउंट आएगा वो बाहर लिख देंगे। आगे दे रखा आपको सेल्स दे रखा है। ठीक है, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक, सेल्स के बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो जब परचेज एडजस्टेड होती है तो क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाते हैं, डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो मैंने यहां पे लिखा जी क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दे रखा है जी 30,000 रुपीज का अमाउंट दे रखा है। ठीक, अब आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स दे रखी है 3,31,700 रुपीज। चलो जी, सेल्स का अमाउंट आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां पे मैंने लिखा बाई सेल्स। सेल्स का अमाउंट है 3,31,700 रुपीज। ठीक, एक एडजस्टमेंट रहता है वो तब होगा जब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं इसका टोटल किया मैंने यहाँ पे 3,31,700। परचेज का नेट अमाउंट बाहर लिख देते हैं, ये आया जी 1,89,000। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका टोटल इक्वल कर देंगे कितना, 3,31,700 रुपीज। चलो जी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लिया मैंने कैलकुलेटर, और आपको भी कैलकुलेशन करनी है। 331,700 माइनस करेंगे इसमें से 1,89,000, माइनस करेंगे 24,400, माइनस करेंगे 1,750। तो जो अमाउंट आया, ये अमाउंट आया जी 1,16,550। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को मैंने ट्रांसफर किया, मैंने यहां पे लिखा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया आपका 1,16,550। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट निकालना है। तो इसका टोटल लिखा 1,16,550। ठीक, उसके बाद में माइनस करूंगा इसमें से मैं 12,000, माइनस किया जी 6,900, माइनस किया 1,365, माइनस 8,500, माइनस 21,000, माइनस किया 1,750, माइनस किया 1,000 एंड माइनस किया 1,500। तो माइनस करके जो अमाउंट बच रहा है, कितना बच रहा है, 62,535 बच रहा है मेरा अमाउंट। तो मैंने यहां पे लिखा प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले प्रॉफिट था 62,535। अब कहते हैं इसका 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 6254 कर देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो माइनस किया इसमें से 6254, तो मैंने यहां पे लिखा टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में मैंने ट्रांसफर किया जी 62, ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया मैंने, लिखा 6254। ठीक है जी, तो माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट बचा 56281। तो यहां पे मैंने लिखा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आया उसको मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा और जनरल रिजर्व में प्लस कर दूंगा। तो नेट प्रॉफिट आया 56281। ठीक है, और इसका टोटल इक्वल कर देंगे 1,16,550 रुपए। राइट है जी। उसके बाद जो जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर किया है हमने प्रॉफिट का 10%, उसको यहां ट्रांसफर कर दिया, कितना, 6254। तो ये अमाउंट आ गया 26254। और जो मेरा प्रॉफिट आया है उसको यहां पे ऐड करूंगा यहां पे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आया जी मेरा 56281। नेट अमाउंट कैपिटल का प्लस माइनस करते हैं और उसको कहां दिखाएंगे, बाहर वाले कॉलम में दिखा देते हैं। तो कैपिटल का अमाउंट था 70,000 रुपए, 12,000 सैलरी मिली, 1,000 पिछले साल का एडजस्टमेंट किया माइनस का, 6,900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्लस प्रॉफिट आया 56281। 56281। ठीक है जी, तो प्लस करके ये आ गया 144,181। 144,181, ये कैपिटल आ गया इसमें।
ये फिर से टोटल कर लेते हैं। 70,000 कैपिटल थी, प्लस किया हमने इसमें 12,000, माइनस किया हमने 1,000, फिर प्लस किया हमने 6900 और प्लस किया हमने 56281 तो 144,181 आपका कैपिटल का अमाउंट आ गया, नेट कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसमें मैंने प्लस किया 26254, प्लस किया जी 10,000 क्रेडिटर का, एंड प्लस किया इसमें 7,000 किसका, बिल्स पेबल का। तो टोटल आया 187,435, टोटल लिखा जी मैंने 187,435। इधर का टोटल भी सेम आएगा, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं इधर का टोटल, बैलेंस शीट की असेट साइड का टोटल। तो 67,500 प्लस किया जी 49,000, प्लस किया 29,835, ठीक है जी, प्लस किया इसमें 5,000, प्लस किया इसमें 5,300, प्लस किया इसमें 830,000, तो टोटल आया जी 187,435। तो ये था हमारा फाइनल अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये इसकी एडजस्टमेंट है। उसके बाद मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,16,550, ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, जो प्रॉफिट आ रहा था बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व वो आ रहा था आपका 62,535, उसका 10% मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया और नेट प्रॉफिट मैंने यहां पे शो कर दिया। उसके बाद कैपिटल की जो भी एडजस्टमेंट के सारे करके नेट कैपिटल का अमाउंट मैंने बाहर लिखा। ठीक है जी, जर्नल रिजर्व का जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और बैलेंस शीट का टोटल मैंने आपका इक्वल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को बैलेंस शीट को एक बार देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अशोक ऑन 31 दिसंबर 2006। ठीक है जी, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 दिसंबर 2006 का। ये ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा इक्वल आता है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखा आपको। ठीक, तो क्वेश्चन का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना अपने को फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में दे रखा है बिल्डिंग दे रखी है एट कॉस्ट, परचेज आपको फिर से किस पे दे रखा है जी, परचेज आपको दे रखा है इसमें फिर से एडजस्टेड परचेज दे रखा है। सैलरीज, बैड डेट्स, वेजेस, रेंट, प्रीपेड रेंट दे रखा है। प्रीपेड रेंट कहां दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब इसका सिंगल एडजस्टमेंट होना है। इंश्योरेंस दे रखा है, फर्नीचर एंड फिटिंग दी कॉस्ट पे दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों दे रखा है, क्योंकि परचेज कौन सी आपकी एडजस्टेड परचेज है। कैपिटल है, सेल्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, एंड अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है, एंड क्रेडिटर दे रखे हैं जी। ये थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो रखा है, ये आपका कैपिटल है, ये सेल्स का अमाउंट है,
ये आउटस्टैंडिंग इसका अमाउंट है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जी, ये अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है एंड दिस इज अमाउंट फॉर क्रेडिटर। पहला एडजस्टमेंट कहता है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर 2006 की सैलरी जो 1000 रुपीज है वो अभी क्या है, अनपेड है। और 800 रुपए की सैलरी क्या है जी, एडवांस भी पे कर रखी है। इंश्योरेंस इज प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड है कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2000 रुपीज। ठीक है जी, प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट का पॉइंट है, दो जगह आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, किस पे लगाना है, कॉस्ट पे लगाना है। और बिल्डिंग पे कितना लगाना है जी, 5% लगाना है। ठीक है। स्टॉक कहते हैं 1500 का स्टॉक जो अशोक, जो मिस्टर प्रोप्राइटर है मिस्टर अशोक, उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। और डेटर्स पे आपको 10% का प्रोविजन बनाना है। करना स्टार्ट करते हैं। काफी हद तक जो क्वेश्चन नंबर 2 किया काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। तो चलो जी पहला एडजस्टमेंट। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करें अपनी। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है सैलरीज का, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी और सैलरी एडवांस भी दे रखा है। तो मैंने लिखा जी यहाँ पे 2 सैलरीज। तो सैलरीज का जो अमाउंट दे रखा आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है जी आपको सैलरी का अमाउंट कितना, 5000 रुपीज दे रखा है। ठीक है जी। प्लस करेंगे इसमें जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है और माइनस करेंगे जो एडवांस का अमाउंट है, एडवांस का मतलब जो प्रीपेड सैलरी है। तो एडजस्टमेंट में देखा दिसंबर मंथ की सैलरी 1000 है वो अनपेड है। अनपेड का मतलब क्या है जी, अभी आउटस्टैंडिंग है। एंड 800 रुपए जो सैलरी है वो क्या है जी, एडवांस है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे, कितना आ गया सैलरी के रिगार्डिंग 5200 का अमाउंट आ गया। अब आउटस्टैंडिंग आपको पता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां आती है, लायबिलिटी साइड आती है, और प्रीपेड कहां आती है जी, असेट साइड आती है। तो मैंने यहां पे लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना अमाउंट है इसका, इसका अमाउंट है जी आपका 1000 रुपीज अमाउंट है। और प्रीपेड सैलरी कुछ यहां पे लिख देते हैं, हमने लिखा जी प्रीपेड सैलरी का अमाउंट कितना है, 800 रुपीज है। ठीक है जी, प्रीपेड सैलरी का अमाउंट कितना है, ये आपका 800 रुपए है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस है कितना, 2000 रुपीज। तो ऊपर इंश्योरेंस का अमाउंट चेक करेंगे पहले कि इंश्योरेंस में कितना अमाउंट दे रखा है। इंश्योरेंस में अमाउंट दे रखा है जी 5000 रुपीज। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पहले लिख देते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का आपको अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट दे रखा है जी, 2000 रुपीज दे रखा है। ठीक, और इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने यहां पे लिखा टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 5000, और मैंने इसमें से माइनस कर दिया प्रीपेड का, और प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा आपको 2000। तो नेट अमाउंट मैंने बाहर दिखा दूंगा, वो आ जाएगा जी आपका 3000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10%, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, एंड बिल्डिंग पे लगाना है जी 5%। तो जब आप फर्नीचर एंड फिटिंग्स चेक करेंगे बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, तो कॉस्ट दे रखा है इसका, कितना दे रखा है जी, ये कॉस्ट दे रखा है इसका 60000 रुपीज दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट कितना दे रखा है, 60000 रुपीज दे रखा है। ठीक है जी। तो और इस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर पे, फर्नीचर पे जो प्रोविजन है वो है जी आपका, ये आपका 12000 रुपए अमाउंट है। ठीक है, तो चलते हैं पहले बैलेंस शीट पे चलते हैं, वहां पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का जो अमाउंट दे रखा है यहाँ पे आपको कॉस्ट पे, वो दे रखा है जी 60000 रुपीज दे रखा है। इसमें से मैंने माइनस किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो फर्नीचर पे आपको गिवन है वो दे रखा है जी 12000 रुपए।
और इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगाना है, इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कॉस्ट पे ही लगाना है। तो कॉस्ट कितनी थी जी 60,000 और 60,000 का कितना परसेंट लगाना है 10% लगाना है। तो 6,000 रुपए इस साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर का जो नेट अमाउंट बचा वो बचा जी 42,000 रुपीज बचा। तो जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो आपका आ जाएगा कहां पे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना आया जी इस साल का, इस साल का डेप्रिसिएशन आया आपका 6,000 रुपीज। इसी तरह से बिल्डिंग पे लगाना है तो मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और बिल्डिंग में शायद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे ही दे रखा है, बिल्डिंग पे नहीं है। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5% और बिल्डिंग भी कॉस्ट पे ही दे रखी है आपको। तो 1,50,000 का 5% लगा देते कितना 7,500। ठीक है जी। और बैलेंस शीट पे चलते हैं, बैलेंस शीट में इसको भी दिखाएंगे। बैलेंस शीट में मैंने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है जी 1,50,000 का अमाउंट दे रखा है और इसमें मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया 5%, 7,500। नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे 1,42,500। ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है कि 1,500 का स्टॉक मिस्टर अशोक जो प्रोप्राइटर उसने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। ठीक है, तो 1,500 का स्टॉक कहने का मतलब दुकान पे जो स्टॉक रखा हुआ था, जो परचेज का अमाउंट था, जो एडजस्टेड परचेज का अमाउंट था उसमें से 1,500 का स्टॉक कम हो गया। तो मैंने लिखा टू एडजस्टेड परचेज। कितना अमाउंट था एडजस्टेड परचेज का, ये था जी 2,90,000 रुपीज का अमाउंट था। इसमें से माइनस किया ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए हैं। ठीक है, कितने गुड्स लिए, इसने गुड्स लिए जी 1,500 के गुड्स लिए। तो माइनस किया ड्राइंग्स 1,500 रुपीज और नेट अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया 2,88,500 रुपीज। और जो 1,500 का ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स किसमें है, गुड्स की ड्राइंग है, ये माइनस करेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल में से। तो यहां जब कैपिटल आएगी तब कैपिटल लिख देंगे। इसमें से मैं माइनस करूंगा ड्राइंग्स। ठीक है जी, और ड्राइंग्स भी किसकी है, ये ड्राइंग्स है जी गुड्स की ड्राइंग है। कितना ड्राइंग्स है ये 1,500 का ड्राइंग्स है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि डेटर्स पे आपको 10% का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो चलो जी बैलेंस शीट में डेटर्स लिख लेते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा डेटर्स। डेटर्स का जो अमाउंट गिवन है मुझे, सन्ड्री डेटर्स जो दे रखे हैं मुझे क्वेश्चन में, वो दे रखे हैं जी 25,000 के दे रखे हैं। ठीक है, डेटर्स मुझे 25,000 के दे रखे हैं। क्वेश्चन में अमाउंट थोड़े ऊपर नीचे ध्यान से करना पड़ेगा। 25,000 का दे रखा है और उस पे प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 10% प्रोविजन मेंटेन करना है। तो मैंने माइनस किया इसमें से प्रोविजन, ये न्यू प्रोविजन है 2,500। तो इसको मैंने बाहर लिखा जी, ये आ गया 22,500। अब इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने लिखा जी टू बैड डेट्स। बैड डेट्स का कितना अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करते हैं। बैड डेट्स का जो अमाउंट दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, वो दे रखा है जी सैलरीज के बाद 2,000 रुपीज दे रखा है। प्लस किया इसमें हमने न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन अभी मेंटेन किया था कितना 10%, और 10% कितना आया था 2,500 रुपीज आया था। माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन अगर होगा तो, लेकिन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे 4,500 रुपए। तो ये आपके एडजस्टमेंट थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा ट्रायल बैलेंस में क्या क्या पॉइंट रहता है। बिल्डिंग में कर चुका हूं, परचेज एडजस्टेड का अमाउंट लिख चुका हूं, सैलरीज लिख चुका हूं, बेड डेट्स का अमाउंट भी मैं लिख चुका हूं। अब मुझे लिखना है जी वेजेस का अमाउंट, और वेजेस का अमाउंट है 10,000 रुपीज।
और वेजेस आपका आता है जी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 वेजेस, वेजेस का अमाउंट गिवन है 10,000 रुपीज। वेजेस के बाद बात करें तो रेंट का अमाउंट दे रखा है और रेंट दे रखा है आपको कितना 5,000 और रेंट आता आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू रेंट, रेंट का अमाउंट दे रखा आपको कितना 5,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है जी प्रीपेड रेंट दे रखा है, प्रीपेड रेंट। और मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट होते हैं उनका सिंगल इफेक्ट होता है। तो प्रीपेड रेंट दे रखा है 3,000। तो प्रीपेड क्या होता है, असेट होती है। तो कहां दिखाएंगे जी, असेट साइड में दिखा देंगे। तो यहां पे मैंने लिखा प्रीपेड रेंट। कितना, अमाउंट में गलती नहीं होनी चाहिए वरना बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। कितना, 3,000। इंश्योरेंस कर चुके हैं, फर्नीचर का पॉइंट कर चुके हैं, ड्राइंग्स लिखनी है अपने को। ड्राइंग्स दे रखा है 5,000 और ये कौन सी ड्राइंग्स है, ये कैश की ड्राइंग है। कितना, 5,000। डेटर्स हम लिख चुके हैं। अब हमें लिखना है जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है 40,000 रुपीज। तो मैंने लिखा जी क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में नहीं आएगा क्योंकि परचेज कौन सी परचेज है, एडजस्टेड परचेज है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है जी 40,000 का अमाउंट है। उसके बाद आया मैं अपना क्रेडिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे। कैपिटल 30,000 अभी नहीं लिखा है तो कैपिटल में लिख देते हैं जी 30,000 का अमाउंट। सेल्स भी लिखना है अपने को। सेल्स दे रखा है 5,29,500 रुपीज। तो पहले सेल्स का अमाउंट लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाई सेल्स और सेल्स का अमाउंट है जी 5,29,500। आगे दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दे रखी है और ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट होते हैं सबका सिंगल इफेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना अमाउंट है जी आउटस्टैंडिंग वेजेस का, ये अमाउंट है 8,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मैं कर चुका हूं। क्रेडिटर लिख देता हूं पहले, उसके बाद अप्रेंटिस प्रीमियम भी लिखूंगा। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा आपको 20,000 एंड लास्ट में लिखूंगा जी अप्रेंटिस प्रीमियम कितना 500 रुपीज। ये इनकम होती है, जो ट्रेनी लोग काम करते हैं उनको जब काम पे भेजा जाता है तो उनसे जो इनकम आती है वो बिजनेस की इनकम होती है। तो यहाँ पे भी लिखा, मैंने लिखा अप्रेंटिस प्रीमियम। तो मैंने लिखा बाई अप्रेंटिस प्रीमियम। कितना जी, ये अमाउंट है 500 का अमाउंट है। चेक कर लेते हैं एक बार, 500 दे रखे हैं। ठीक है जी, सारे एडजस्टमेंट सारे अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद अब इसका प्लस माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 5,29,500 रुपीज। तो माइनस किया 5,29,500 में से माइनस किया हमने 2,88,500 एंड माइनस किया 10,000। तो ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आया जी 2,31,000। तो मैंने लिखा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 2,31,000 आ गया और टोटल में इक्वल कर दूंगा यहाँ पे 5,29,500। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा, ऊपर से मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पे 2,31,000 और अब इसका टोटल करेंगे। तो 2,31,000 में प्लस किया 500। ठीक है जी, टोटल यहाँ पे लिख देंगे 2,31,500। माइनस करेंगे इसमें से 5,200 माइनस किया जी 3,000 माइनस किया 6,000 माइनस किया 7,500 माइनस करेंगे 4,500 माइनस करेंगे 5,000।
तो ये अमाउंट आया जी 2,03,000 रुपीज का आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 नेट प्रॉफिट, ये आ गया जी 2,03,000 रुपीज का, टोटल इक्वल कर देंगे 2,31,500 रुपीज। ठीक, उसके बाद नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो यहां पे मैंने प्लस कर दिया नेट प्रॉफिट 2,03,000, ठीक है जी। प्लस किया इसमें कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना 30,000, प्लस किया जी इसमें मैंने ओपनिंग कैपिटल के बाद, प्लस नहीं है माइनस का पॉइंट है तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, माइनस किया 1,500 और माइनस किया जी इसमें से 5,000, तो इसका अमाउंट आ गया 223,800, 2,23,800 रुपए। ये मेरी कैपिटल का अमाउंट आ गया, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आ गया। प्लस करते हैं बाकी के अमाउंट, प्लस किया इसमें 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 किया, तो ये आ गया जी मेरा 2,52,800 का अमाउंट आ गया। तो लायबिलिटी साइड का अमाउंट आया 2,52,800, ठीक है जी। असेट साइड का करके देख लेते हैं। असेट साइड का टोटल स्टार्ट किया हमने तो 42,000 प्लस 1,42,500 प्लस किया जी इसमें 22,500 प्लस किया इसमें 800 प्लस किया 2,000 प्लस किया इसमें 3,000 और प्लस किया इसमें 40,000। तो आंसर आया जी 2,52,800। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट यहां भी टैली हो गई। ठीक, फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन कर रहा था, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसका जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, उसमें जो नेट प्रॉफिट आया उसको मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया और लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल इक्वल कर दिया आपका। ठीक है जी, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।